गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं द डेथ ऑफ इवान इलीच, लेखक लियो टॉल्स्टॉय। जीवन और मृत्यु के बीच का सत्य, एक अदालत कक्ष में सन्नाटा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है उस गहरी और मार्मिक यात्रा में जो हमें हमारे अपने अस्तित्व के सबसे बुनियादी सवाल से रूबरू कराती है। आज हम बात करने वाले हैं महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की अमर कृति इवान इलिच की मृत्यु के बारे में। ये कहानी शुरू होती है एक अदालत कक्ष से। सेंट पीटर्सबर्ग के कोर्ट रूम में न्यायाधीश और अधिवक्ता एक केस की सुनवाई की तैयारी कर रहे थे। तभी एक अफसर ने आकर खबर दी, इवान इलिच की मृत्यु हो गई है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे को देखा। फिर धीरे धीरे उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। वो मुस्कान जो हमेशा किसी की मृत्यु पर आती है, एक संतोष की मरा वह है, मैं नहीं। इवान इलिच के सहकर्मियों और दोस्तों के मन में एक ही ख्याल आया, अब उनकी जगह कौन लेगा, उनका पद किसे मिलेगा। किसी ने इवान इलिच के बारे में नहीं सोचा, उनके परिवार के बारे में नहीं सोचा, उन दर्द भरे दिनों के बारे में नहीं सोचा जो उन्होंने मरने से पहले झेले थे। उनमें से एक, प्योत्र इवानोविच, इवान इलिच का सबसे करीबी दोस्त था। वह शोक सभा में गया, लेकिन उसके मन में एक ही विचार था, कब यह समाप्त होगा और मैं विस्ट के खेल में शामिल हो सकूंगा। जब उसने इवान इलिच की विधवा प्रस्कोविया फ्योदोरोवना से मुलाकात की तो उसने चेहरे पर शोक का मुखौटा लगाया, लेकिन उसके सवाल सिर्फ पेंशन और सरकारी मदद के बारे में थे। उसे इवान इलिच की याद नहीं, सिर्फ उसकी मृत्यु के बाद मिलने वाले लाभों की चिंता थी। भाग एक आदर्श जीवन की शुरुआत। इवान इलिच कोलोविन एक साधारण व्यक्ति था, न अधिक बुद्धिमान, न अधिक मूर्ख, न अधिक अच्छा, न अधिक बुरा। वह बिल्कुल ऐसा ही था जैसा उसके समाज में एक सफल व्यक्ति को होना चाहिए था। उसके पिता एक सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने अपने 3 बेटों को अच्छी जिंदगी दी। इवान इलिच सबसे होनहार बेटा था, बुद्धिमान, मिलनसार और हर किसी को पसंद आने वाला। उसने कानून की पढ़ाई की और जल्द ही न्यायिक सेवा में अपना करियर बना लिया। वह हमेशा वही करता था जो उच्च समाज में स्वीकार्य था। वह उन लोगों के करीब रहता था जो उससे ऊपर थे और उन लोगों से दूर रहता था जो उससे नीचे थे। उसकी नज़र में यही सफलता का मूल मंत्र था। अपने काम में वह कुशल और निष्पक्ष था। वह अपने पेशे को एक ऐसा काम समझता था जिसे बखूबी किया जाना चाहिए, न कि कोई नैतिक या भावनात्मक जिम्मेदारी। जब वह किसी मुजरिम को सजा सुनाता तो उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं होता, ये उसका काम था और उसे करना उसका कर्तव्य था। समय बीतता गया, इवान इलिच पदोन्नतियों की सीढ़ी चढ़ता गया। उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, एक सुंदर घर बना, नौकर चाकर रखे। वह उन चीजों से घिरा रहता था जो उसके समाज में सफलता का प्रतीक मानी जाती थीं। महंगे कपड़े, अच्छा फर्नीचर, बढ़िया खाना और दोस्तों के साथ विस्ट के खेल। भाग 2। दरारें दिखने लगती हैं। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसकी पत्नी प्रस्कोविया के साथ संबंधों में दरार आने लगी। वह उससे दूर होने लगा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से ज्यादा समय अपने काम और दोस्तों के साथ बिताना शुरू कर दिया। उसके जीवन का असली आनंद अब उसके काम और उसके शौक में था। वह अपने घर की साज सज्जा में इतना व्यस्त हो गया कि उसके लिए यही सबसे महत्वपूर्ण हो गया। वह दुकानों से महंगे पर्दे खरीदता, फर्नीचर का चयन करता, दीवारों पर पेंटिंग टांगता और इन सब में उसे असीम संतुष्टि मिलती। एक दिन वह अपने नए घर के लिए पर्दे लगा रहा था। वह एक ऊंची सीढ़ी पर चढ़ा हुआ था और अचानक उसका पैर फिसल गया। वह नीचे गिरा और उसकी कमर जोरदार चोट लगी। उसने उस दिन उस चोट को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। थोड़ा दर्द था जो जल्द ही ठीक हो जाएगा, उसने ऐसा सोचा, लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। वह बना रहा। धीरे धीरे यह और बढ़ गया। उसके मुंह का स्वाद खराब हो गया। उसका मूड चिड़चिड़ा हो गया। वह अपनी पत्नी और बच्चों से दूर होता चला गया। उसकी पत्नी जो पहले से ही उससे नाराज रहती थी, अब और भी दूर हो गई। उसे लगा कि इवान इलिच सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए बीमार होने का नाटक कर रहा है। भाग 3। डॉक्टरों का चक्कर। इवान इलिच ने डॉक्टरों को दिखाना शुरू किया। एक डॉक्टर ने कहा कि एक किडनी की बीमारी है, दूसरे ने कहा कि यह आंतों की समस्या है, तीसरे ने कहा कि यह सिर्फ नसों का दर्द है। हर डॉक्टर ने अलग अलग दवाएं दी, अलग अलग परहेज बताए। इवान इलिच को एहसास हुआ कि डॉक्टरों के साथ उसका रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसका अपने मुकदमों में अपराधियों के साथ होता था। वह खुद अब उसी स्थिति में था जहां कोई और उसके भाग्य का फैसला कर रहा था और वह सिर्फ एक निरीह दर्शक बनकर रह गया था। डॉक्टर उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसा वह अपने मुकदमों में लोगों के साथ करता था, बिना किसी भावना के, बिना किसी सहानुभूति के, सिर्फ एक केस की तरह। वह अपने पेशे के उसी क्रूर पहलू का शिकार हो गया था जिसे उसने खुद इतने सालों में निभाया था। इन डॉक्टरों की यात्राओं के दौरान एक बात स्पष्ट हो गई, वह मर रहा था। उसकी बीमारी लाइलाज थी, लेकिन किसी ने उसे यह सीधे तौर पर नहीं बताया। सब टालमटोल करते रहे, गोल मोल जवाब देते रहे। डॉक्टरों ने भी वही किया जो समाज हमेशा करता है, मौत की सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। इवान इलिच समझ गया, वह मर रहा था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह एक अच्छा इंसान था, एक सफल इंसान था, एक ईमानदार इंसान था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर यह सजा क्यों। भाग 4। अकेलेपन का दंश। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई,
इवान इलिच का अकेलापन भी बढ़ता गया। उसकी पत्नी उससे दूर रहने लगी। वह उसे एक बोझ समझती थी, एक समस्या जिससे निपटना जरूरी था, लेकिन जिससे वह प्यार नहीं करती थी। उसकी बेटी और उसका मंगेतर भी उससे दूर रहते थे। वे उसके कमरे में आते, कुछ देर बैठते, औपचारिक बातें करते और फिर चले जाते। उसके नौकर गेरासिम अकेला था जो उसके साथ ईमानदारी से पेश आता था। गेरासिम एक साधारण गंवार युवक था। वह इवान इलिच के पैरों को सहारा देकर रखता था ताकि उसे आराम मिले, और जब वह ऐसा करता तो वह उससे सीधे और सच्ची बातें करता। गेरासिम ने एक दिन कहा, हम सबको एक दिन मरना है, तो फिर थोड़ी सी मेहनत क्या है। इन शब्दों में इवान इलिच को वह सांत्वना मिली जो उसे किसी डॉक्टर या परिवार से नहीं मिली थी। गेरासिम ने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा एक इंसान दूसरे इंसान के साथ करता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी झूठे वादे के, सिर्फ सच्चाई के साथ। इवान इलिच के सामने अब एक बात स्पष्ट हो रही थी। उसकी पूरी जिंदगी, उसके सारे रिश्ते, उसकी सारी सफलताएं सब झूठ थे, सब दिखावा था। सिर्फ गेरासिम सच्चा था, और वह सच्चाई अब उसे जीवन और मृत्यु के बीच के उस अकेलेपन में साथ दे रही थी। भाग 5, जीवन की समीक्षा। इवान इलिच ने अपने जीवन पर विचार करना शुरू किया। उसने सोचा, क्या मैंने सच में जिया? क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा था? उसने अपने बचपन को याद किया। तब वह खुश था, सच्चा था। तब उसके पास वह सब कुछ था जो एक बच्चे के पास होता है, मासूमियत, उम्मीद और जीवन के प्रति एक सहज प्रेम। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने उस मासूमियत को खो दिया। उसने वह सब करना शुरू कर दिया जो समाज चाहता था। उसने वैसे कपड़े पहने जैसे समाज चाहता था, वैसे दोस्त बनाए जैसे समाज चाहता था, वैसे रिश्ते निभाए जैसे समाज चाहता था। उसने अपनी जिंदगी को एक ऐसे सांचे में ढाल दिया था जो उसके लिए नहीं बना था। अब मौत के करीब उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी एक बड़ा झूठ थी। उसने कभी सच में नहीं जिया था। वह सिर्फ एक भूमिका निभा रहा था, एक सफल अधिकारी की, एक अच्छे पति की, एक जिम्मेदार पिता की। लेकिन उन भूमिकाओं के पीछे कोई असली इंसान नहीं था। यह एहसास उसके दर्द से भी ज्यादा कष्टदायी था। उसे मौत का डर नहीं था, उसे इस बात का डर था कि उसने जीवन ही नहीं जिया। उसकी सारी सफलताएं, सारी उपलब्धियां, वे सब अब उसे खोखली लग रही थीं। भाग 6, मृत्यु का आगमन। इवान इलिच अब पूरी तरह बिस्तर पर था। वह उठ नहीं सकता था, वह खाना नहीं खा सकता था। उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया था, लेकिन उसका मन अब भी जाग रहा था और वह सोच रहा था। एक रात वह अकेला लेटा था। उसके चारों ओर अंधेरा था। वह महसूस कर सकता था कि मौत उसके करीब आ रही है। वह उसे एक अजीब सी आवाज की तरह, एक अंधेर साये की तरह महसूस कर सकता था, और वह जानता था कि अब कोई उम्मीद नहीं थी। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्या होगा अगर मेरा पूरा जीवन गलत रहा हो? ये विचार उसे पहले भी आया था, लेकिन हर बार उसने उसे दबा दिया था। अब वह उसे दबा नहीं सकता था। अब वह उसका सामना करने के लिए मजबूर था। क्या होगा अगर मैंने जो कुछ भी किया, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, जिसे मैंने अपनी सफलता समझा, वह सब कुछ गलत था? उसने सोचा, क्या होगा अगर मैंने अपना जीवन उन चीज़ों में बर्बाद कर दिया जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं थी? उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी उन चीज़ों के लिए जी थी जो दूसरे लोग चाहते थे, न कि उन चीज़ों के लिए जो वह खुद चाहता था। उसने कभी अपने दिल की नहीं सुनी, कभी अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी। वह हमेशा वही करता रहा जो समाज में स्वीकार्य था, जो उसके करियर के लिए अच्छा था, जो उसकी छवि को निखारता था। लेकिन अब मौत के सामने उस छवि का कोई मतलब नहीं था। उसका पद, उसका पैसा, उसका घर, उसके दोस्त, कुछ भी उसके काम नहीं आ रहा था। वह अकेला था, सिर्फ अपने विचारों के साथ। भाग 7, प्रकाश की एक किरण। इवान इलिच के सामने अब दो ही रास्ते थे। या तो वह अपने जीवन के इस सत्य को स्वीकार कर ले और शांति से मर जाए, या फिर वह इससे इनकार करता रहे और अंत तक कष्ट झेलता रहे। उसने इनकार करने की कोशिश की। उसने सोचा, नहीं, मेरा जीवन गलत नहीं था, मैं एक अच्छा इंसान था, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन ये विचार उसे संतोष नहीं दे पा रहे थे, वे खोखले थे। तभी उसे अपने बचपन की याद आई। उसे याद आया कि कैसे वह एक बार एक छोटे से गांव में अपने दादा दादी के पास गया था। वहां उसने एक गरीब किसान को देखा था जो अपने खेत में हल चला रहा था। उस किसान के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक संतोष था जो उसने कभी किसी अमीर आदमी के चेहरे पर नहीं देखा था। उस पल में इवान इलिच को एहसास हुआ कि सच्चा जीवन बाहरी सफलताओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। वह जीवन जो उस किसान ने जिया था, वह सच्चा जीवन था, मेहनत, सादगी और अपने काम में पूर्ण समर्पण से भरा हुआ। उसका अपना जीवन, उसकी सारी सफलताओं के बावजूद, उस किसान के जीवन के सामने बौना था। उसने सोचा, शायद यही वह सच्चाई है जिसे मैं जीवन भर ढूंढता रहा। शायद यही वह चीज़ है जो मुझे शांति दे सकती है। भाग 8, अंतिम क्षण। इवान इलिच के अंतिम 3 दिन बहुत कष्ट में बीते। वह लगातार चिल्लाता रहता था। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि उसके परिवार वाले उसके कमरे से दूर भाग जाते थे। लेकिन उन 3 दिनों में उसके भीतर एक बड़ा बदलाव हो रहा था। वह अपने जीवन की समीक्षा कर रहा था, और धीरे धीरे वह उस सच्चाई को स्वीकार कर रहा था जिससे वह इतने दिनों भाग रहा था। अंतिम दिन उसने अपने बेटे को देखा। उसका बेटा वोलोद्या उसके कमरे में आया और उसके हाथ को चूमा। उस पल में इवान इलिच को एहसास हुआ कि उसके जीवन में एक सच्चाई थी, अपने बेटे के लिए उसका प्यार,
वह प्यार असली था, वह दिखावा नहीं था। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, वह भी वहां खड़ी थी, रो रही थी। उसने महसूस किया कि शायद उसकी पत्नी भी उससे प्यार करती थी, अपने तरीके से। शायद उसके सारे दिखावे के पीछे एक सच्चा इंसान था। उस पल में इवान इलिच ने महसूस किया कि वह मर नहीं रहा है, बल्कि वह पैदा हो रहा है। वह एक नए जीवन में, एक नई वास्तविकता में प्रवेश कर रहा है। उसने अपने परिवार वालों की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके अंतिम विचार थे, मौत खत्म हो गई, अब और कोई मौत नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली और फिर चुप हो गया। एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, ये थी लियो टॉल्स्टॉय की कृति इवान इलिच की मृत्यु की कहानी। ये सिर्फ एक आदमी की मृत्यु की कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन के सच्चे अर्थ की खोज की कहानी है। इवान इलिच ने अपनी मृत्यु के माध्यम से जीवन का सच्चा अर्थ खोज लिया। उसे एहसास हुआ कि जीवन बाहरी सफलताओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। ये दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने में नहीं, बल्कि खुद के साथ ईमानदार होने में है। ये दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और करुणा में है। टॉल्स्टॉय ने इस कहानी के माध्यम से हमें एक महत्वपूर्ण सवाल दिया है, क्या हम सच में जी रहे हैं, या हम भी इवान इलिच की तरह सिर्फ एक भूमिका निभा रहे हैं? क्या हमारे जीवन भी उन चीज़ों से भरे हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है? शायद इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें मृत्यु का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अभी इसी पल अपने जीवन की समीक्षा करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ बह रहे हैं। हमें उन चीज़ों को पहचानना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, प्यार, करुणा, सच्चाई और दूसरों के प्रति ईमानदारी। इवान इलिच ने बहुत देर से ये सब सीखा, लेकिन हम उसकी कहानी से सीख सकते हैं। हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम सच में जी सकते हैं, क्योंकि आखिरकार, जैसा कि टॉल्स्टॉय ने कहा, सच्चा जीवन वह है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं, न कि वह जो हम अपने लिए जीते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।